मैं हूँ नेपाल महतो महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, क्योंकि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ब्लड का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड खार होता है। और ब्लड पुरुषों में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में 5 लीटर होता है। यानी कि पुरुष की तुलना में महिलाओं में ब्लड आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम रहता है। और भी बताए थे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि पुरुषों में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो आज हम लोग ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्लड को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, जबकि रुधिराणु जो होता है सॉलिड पार्ट होता है। यानी कि ब्लड का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और जो कठिन पार्ट होता है उसको हम लोग रुधिराणु कहते हैं। तो ब्लड में प्लाज्मा की जो मात्रा होता है 60% होता है। कितना होता है बाबू? 60%। और रुधिराणु का जो मात्रा होता है 40% होता है। कितना होता है? 40%। जबकि प्लाज्मा में क्या होता है बाबू? तो 90% पानी रहता है। कितना रहता है? 90%। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। और जब रुधिराणु होता है, इस रुधिराणु को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट है, और प्लाज्मा में 90% जल रहता है। और प्लाज्मा में देखिए 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देंगे, देखिए जब भी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हम लोग निकाल देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरम। क्या बोलते हैं बाबू? सेरम। तो सेरम किसे बोलेंगे? तो सेरम जब भी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हम लोग निकाल देंगे तो उसको हम लोग सेरम बोलते हैं। जिस तरह से धान से अगर भूसी निकाल देंगे तो वो हम लोग का क्या बनता है? चावल बन जाता है। जब धान से भूसी निकाल देंगे तो बचे हुए धान जिस तरह से चावल होता है, उसी तरह प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देंगे तो बचे हुए जो प्लाज्मा होता है उसी को हम लोग सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरम। आप देखते हैं रुधिराणु के बारे में। देखिए, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी का मात्रा होता है 50 लाख, मतलब रुधिराणु में आरबीसी की मात्रा अधिक होता है। कितना होता है? 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ही कम होता है, जो 10,000 के बराबर होता है। कितना होता है बाबू? 10,000। और प्लेटलेट की जो मात्रा होता है वो 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। तो क्वेश्चन में पूछता है, तो आप लोग याद रखना। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ब्लड में रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी। जबकि ब्लड में प्लाज्मा में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600:1 होता है। यानी कि आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है। तो अब हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आरबीसी जो होता है इसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलते हैं, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू?
तो रेड ब्लड कॉर्पुसल या एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो इसका आकार होता है गोल। कैसा होता है? गोल होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक नहीं पाया जाता है जिस वजह से हम लोग आरबीसी से कभी भी डीएनए और आरएनए का जांच नहीं कर सकते हैं। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक नहीं होता है इसीलिए आरबीसी से कभी भी डीएनए और आरएनए का जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए और डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है। तो आरबीसी से डीएनए का जांच नहीं होगा। परंतु अपवाद यानी कि परंतु ऊंट और लामा नाम का दो स्तनधारी प्राणी है जिसका आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस सब में ध्यान रखना है कि ऊंट और लामा नाम का जो दो स्तनधारी प्राणी है उसमें मतलब ऊंट और लामा नाम का जो प्राणी होता है उन सब का आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब आरबीसी का जीवन काल होता है 130 दिन, मतलब 20 से 120 दिन। अब इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है बाबू? तो 20 से लेकर 120 दिन तक होता है आरबीसी का जीवन काल। आप देखेंगे तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मरो में होता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उस अवस्था में आरबीसी का निर्माण लिवर से होता है। अब आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का मृत्यु होता है स्प्लीन में। इसी को हम लोग प्लिया या इसी को हम लोग तिल्ली बोलते हैं। तो ये बाँह साइड में किडनी के जस्ट ऊपर में होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान को किसे कहते हैं? स्प्लीन या प्लिया या इसी को तिल्ली भी बोलते हैं। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा नाम का धातु भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा नाम का धातु पाया जाता है। और जब भी ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है तो उसमें रक्तहीनता या एनीमिया नाम का बीमारी होता है। जब भी ब्लड में आरबीसी का कमी होता है तो उसमें रक्तहीनता या एनीमिया नाम का बीमारी होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन में 4 तरह का ऑप्शन रहता है। जैसे ब्लड में एनीमिया नाम का जब बीमारी होता है वो लोहा का कमी की वजह से भी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो भी होगा, आरबीसी का कमी होगा तभी होगा और रक्त का कमी होगा तभी होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि एनीमिया नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कभी ऑप्शन में लोहा रहता है, कभी ऑप्शन में हीमोग्लोबिन रहता है, कभी ऑप्शन में आरबीसी रहता है और कभी ऑप्शन में ब्लड की कमी रहता है। तो इस चीज़ों में आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का संख्या किसे जांच किया जाता है? तो आरबीसी का संख्या हीमोसाइटोमीटर नाम का एक यंत्र आता है। उसी हीमोसाइटोमीटर नामक मशीन से ही आरबीसी की संख्या जांच किया जाता है। जो आरबीसी की संख्या कितना होता है? 50 लाख होता है। और आरबीसी का मुख्य जो कार्य होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन को शरीर के सारा अंगों में पहुंचाना और शरीर के सारा अंग से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही आरबीसी का कार्य होता है। और जब हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आरबीसी का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जब हम लोग 4200 मीटर ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं तो आरबीसी 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई पे जाने से आरबीसी वृद्धि हो जाता है। और जब 4200 मीटर ऊंचाई तक चल जाएंगे तो 30% आरबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जबकि जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त आरबीसी की संख्या कमी हो जाती है, 5% की कमी हो जाती है। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% की कमी हो जाती है। जबकि 4200 मीटर ऊंचाई पे जब चढ़ जाते हैं तो आरबीसी की संख्या 30% वृद्धि हो जाता है। तो आप देखेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल या ल्यूकोसाइट, इसी को हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल यानी ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो होता है इसका आकार एमीबा की तरह होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आप डब्ल्यूबीसी से आप डीएनए का जांच
कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। तो केंद्रक होता है यानी कि डीएनए और आरएनए भी होता है। तो आप डब्ल्यूबीसी से डीएनए का जांच कर सकते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक ही जीवित रह सकता है, 4 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। और उसके अलावा देखेंगे तो ये डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, ये बीमारी को भक्षण करता है। क्या करता है बाबू? बीमारी को भक्षण करता है, यानी कि हम लोग को बीमारी से बचाने का काम जो करता है डब्ल्यूबीसी करता है। तो आप देखिए प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स इसी को कहते हैं बीमाणु, इसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को ही हम लोग कहते हैं बीमाणु हिंदी में, और इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन, मतलब थ्रोम्बोसाइट 7 दिन तक ही जीवित रह सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि प्लेटलेट्स जो होता है 7 दिन तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद देखेंगे तो रक्त को थक्का बनाने का काम जो करता है वो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है बाबू? प्लेटलेट्स। आप देखिएगा डेंगू नाम का एक बीमारी आता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। डेंगू नाम का बीमारी होता है, उसमें क्या होता है बाबू? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।